हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि आज शुरू होने वाला है एक नया टॉपिक है अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यानी हम रेडिएशन, लाइट रेडिएशन पढ़ेंगे और मैटर दोनों की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइट का भी डुअल नेचर होता है, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। मतलब लाइट जो अब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अब तक हम लोग जानते थे, वो पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करेगी। और उसी बेसिस पर हम लोग ये देखेंगे कि जो मैटर है, द्रव्य है, वो पार्टिकल की तरह होता है, वो भी वेव की तरह व्यवहार करेगा। तो हम इसमें आज ये वाले चैप्टर में जो पूरा अंत तक चलेंगे तो हमें यही लगेगा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, उसी बेसिस पे मैटर का भी डुअल नेचर होता है। क्योंकि कुछ फिनोमेना हैं जो लाइट के वेव नेचर पे एक्सप्लेन होते हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, है ना। और हम आज इसमें कुछ ऐसे फेनोमेना मतलब घटना पढ़ेंगे जो लाइट को पार्टिकल मानेंगे। यानी कि एक प्लैंक नाम वैज्ञानिक था, उन्होंने पार्टिकल के स्थान पे एक फोटान माना कि लाइट फोटान के रूप में चलती एज ए पार्टिकल। तो वो घटना जो होती है बाद में हम लोग इसके क्लास के अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो इन दोनों की व्याख्या जो होती है वो लाइट को तरंग मानकर नहीं की जा सकती। अगर उसे हम पार्टिकल मानेंगे या एज ए फोटान मानेंगे तो उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या हुई हो सकती है। हो सकती क्या हुई? तो लाइट का डबल नेचर, उसी तरह से मैटर का भी डबल नेचर हम लोग देखेंगे। डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने ऐसा बताया कि लाइट, मैटर जो द्रव्य पदार्थ जो आसपास है, सैम्पर, ब्लैक बोर्ड, हम ये चीज़ सारी चीज़ें जो आसपास दिखती हैं वो भी एज ए वेव बिहेवियर कर सकती हैं। यानी उनके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होते हैं जब वो मूव करते हैं, है ना। तो डेली लाइफ में वो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, कब दिखती हैं, कैसा है, और उसने किस पार्टिकल के लिए कहा था, और जा कर के बाद में भी एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, जो पार्टिकल होते हैं वो मैटर होते हैं, उसके पार्टिकल भी वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, उसने अपना फार्मूला दिया, हाइपोथेसिस थी। डी ब्रॉगली, जिसको डी ब्रॉय कहते हैं, उनकी अपनी एक हाइपोथेसिस थी। उसने केवल एक परिकल्पना एक कर दी और एक मतलब सिद्धांत दे करके चले गए। कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था उसका, सिर्फ कथन था। और कितनी बोल्डली वो बात कह दी जो कि किसी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा भी होता है। हालांकि जो साइंटिस्ट थे वो इस बात से अचंभित थे, आश्चर्य थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है वो कहाँ वेव की तरह व्यवहार कर सकता है, कहाँ वेव दिखता है। जबकि इसको मान्यता दिए जो साइंटिस्ट थे, उस जमाने के महान साइंटिस्ट थे, जो आइंस्टीन ने थे, उस बात को सपोर्ट किए थे, इनके डी ब्रॉग की बात को, डी ब्रॉगली की बात को, कि नहीं ये बंदा कह रहा है तो इसकी बात में दम है, ऐसा हो सकता है। और बाद में जाकर के उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया गया। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लाइट का डुअल नेचर, मैटर का डुअल नेचर। तो लाइट के डुअल नेचर में जो पार्टिकल बिहेवियर होता है उसी इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो चैप्टर का नाम है अध्याय 11 है हमारा, अध्याय 11 है, चैप्टर है हमारा 11, विकिरण तथा द्रव्य की, विकिरण मतलब वही लाइट, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये चैप्टर का नाम है। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि पहला हम पढ़ेंगे विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब तक हम क्या जानते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत या वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा प्रभाव है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। आगे हम चलेंगे, जैसे जैसे वो बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यही एक ऐसा प्रभाव था जिसकी व्याख्या तभी की जा सकी जब लाइट को हमने पार्टिकल एज ए फोटॉन माना। हालांकि थ्योरेटिकली आइंस्टीन ने गणितीय रूप से इसकी व्याख्या की थी और सफलतापूर्वक व्याख्या किया था। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं, केवल थ्योरेटिकल मतलब मैथमेटिकल प्रूफ था इसका। तो ये लाइट को एज ए पार्टिकल माना गया, तब ऐसा हुआ। तो चलते हैं शुरुआत से कि इसकी खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज हुई 1887 में हर्ट्ज के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज जो वैज्ञानिक थे, कहने का मतलब है कि हर्ट्ज नहीं तो यूनिट है हर्ट्ज। वैज्ञानिक हर्ट्ज ने जो है सन 1887 में इसकी खोज की। इसकी खोज क्या की, दुर्भाग्यवश इसकी खोज हुई थी। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना चाहते थे वैद्युत चुंबकीय तरंग का अस्तित्व। क्या करना चाहते थे? वैद्युत चुंबकीय तरंग का अस्तित्व प्रूफ करना चाहते थे। ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको रेडियो तरंगे कहते हैं, उसका अस्तित्व प्रूफ करना चाहते थे, है ना, कि होती हैं और वो बिना मीडियम के चलती हैं, उसका अस्तित्व प्रूफ करना चाहते थे। तो एक्सपेरिमेंटली उसके अस्तित्व को प्रूफ करते समय, हालांकि उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल थे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो कंपन करती हैं। इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और ये वेव के परपेंडिकुलर ये यानी कि वेव के परपेंडिकुलर इनके कंपन होते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी ये पढ़ चुके हैं। मेन मुद्दा हमारा यहाँ ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो उस एक्सपेरिमेंट वैद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व को सिद्ध करने का जो एक्सपेरिमेंट था कि हाँ होते हैं, हालांकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करते समय प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब एक स्पार्किंग गैप क्या होता है, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार किए थे। तो स्पार्किंग गैप मतलब होता है कि उसमें एक कांच की नली होती है, उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक वो बैटरी के प्लस से जुड़ा रहता है, एक बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा रहता है, जिसको कैथोड एनोड कहते हैं। तो वो स्पार्किंग गैप होता है। उसके गैप का मतलब है दो ऋणात्मक धनात्मक प्लेटों के बीच का जो गैप होता है उसे स्पार्किंग गैप कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि चार्ज का फ्लो होना, स्पार्क होना मतलब चमक दिखाई देना, है ना, वो विद्युत स्फुलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत स्फुलिंग कहा जाता है, स्पार्किंग कहा जाता है। चार्ज का मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज का मूव करना, उसी को स्पार्किंग कहा जाता है। चमक दिखाई देता है, यहाँ स्पार्किंग दिखाई देती है ना। स्पार्किंग का मतलब होता है कि जैसे वहां उसने दो गैप था एक्सपेरिमेंट में उसके था, यहाँ एयर हुई थी, तो एयर में क्या स्पार्क होने लगा, आवाज होने लगी पटाखे जैसी थोड़ी थोड़ी। तो स्पार्क होना मतलब है कि यहाँ स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह के स्पार्किंग गैप था वहां पे, है ना। तो अपना उसने धन प्लेट और ऋण प्लेट था, तो स्पार्किंग हो रही थी, मतलब चार्ज मूव कर रहे थे, सामने वाली प्लेट पे चमक दिख रहे थे, जो भी उसका सेटअप था।
तो बगल में उसके लाइट थी, आर्क लाइट थी, मतलब जैसे ये बल्ब है, ये है ना, इस तरह के लैंप थे, लाइट थी। तो वो लाइट इस पे पड़ रही थी, तो जैसे लाइट इस पे पड़ी तो उसने देखा कि स्पार्किंग जो हो रही है वो अच्छी स्पार्किंग हो रही है, सुगमता से स्फुलिंग हो रहा है, यानी चमक यहाँ तेजी से दिखाई दे रही है। तो उसके दिमाग में आया कि लाइट गिरने से स्पार्किंग अच्छी हो रही है, चार्ज का फ्लो अच्छा हो गया, चार्ज की संख्या बढ़ गई, सामने वाली प्लेट पे चमक अच्छी हो रही है। अचानक इसका मतलब है यहाँ से आवेश का फ्लो, जो चार्ज होते हैं वो बढ़ गए, अचानक से चार्ज बढ़ गए। तो उसने अनुमान लगाया कि इस पे लाइट गिर रही है तो चार्ज बढ़ गया। तो उसने अलग से एक प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे पराबैंगनी रेस गिरा कर देखा तो वही स्पार्किंग दिखाई दी, वही चीज दिखाई दिया। अन्य स्रोत से पराबैंगनी प्रकाश को, तब वहां पे उसके पास तो लाइट थी, तो उन्होंने अन्य स्रोत से इसको लाइट, पराबैंगनी प्रकाश को इस पे गिरा कर देखा तो वही प्रभाव दिखाई दिया। एक तो उसके पास जो लाइट थी बगल में, उसका जो प्रकाश पड़ रहा था उससे स्पार्किंग दिखी, इसको चमक दिखी। उसके अलावा उसने दूसरी प्रकाश स्रोत यानी पराबैंगनी रेस गिरा करके देखा तो भी लाइट रेज, मतलब वही स्पार्किंग, वही चमक आ रही थी। तो उसने वो ऐसे ही उसने कह दिया कि जब भी प्रकाश किसी नेगेटिव प्लेट पर गिरता है तो उससे चार्ज उत्सर्जित होते हैं, यानी उससे नेगेटिव चार्ज निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलते हैं। इतनी बात उन्होंने शुरुआत में कही। तो कहा जाता है कि उसने मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज के द्वारा हुई, मतलब शुरुआत यहीं से हुई, तो खोज उसी ने किया। तो ये इसके बाद 1888 में इस आइडिया को, 1888 में इस बात को हाल्वेस ने, हाल्वेस नाम का वैज्ञानिक था, हाल्वेस किस नाम का वैज्ञानिक था? हाल्वेस, या इसी को हालवास कहते हैं, वैस कहो या वास, बड़ा सा होता शायद, हालवास। चीज को आगे बढ़ाया, उसके कथन को उसने प्रूफ किया कि क्या नेगेटिव चार्ज ही उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते, यानी ये बात सही है। तो उसने इसने पहले तो इस तरह से देखा कि एक कहने का मतलब है कि एक उसने जस्ते की नेगेटिव प्लेट ली, मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज थे पहले से ही, और इस पे उसने पराबैंगनी रेस को गिराया तो उसने देखा कि प्लेट जो थी वो चार्ज खो दिया। ये जो इसके पास नेगेटिव चार्ज थे वो गायब हो गए, मतलब खो दिया। और खोने के बाद भी अगर इस पे उसने रेस गिराई तो अब देखा कि वो प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और गिराई तो और पॉजिटिव हो गई, मतलब आवेश को खोते गए। तो इसका पॉजिटिव होना क्या साबित कर रहा है, क्या इसका पॉजिटिव होना यह साबित कर रहा है कि इससे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो लाइट के गिराने पे बाहर आते हैं, रियलिटी में नेगेटिव चार्ज बाहर आते हैं। और इसका नेगेटिव चार्ज कम कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव है, तो ये रेस हमने गिराया तो जहां जहां पे गिरी वहां इसके अंदर से अलग से नेगेटिव चार्ज बाहर आए। ठीक, तो जितने नेगेटिव चार्ज जिस परमाणु से निकल करके आए उतने यहां पे पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि उस तरह से कोई भी मटेरियल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज बाहर आ गए तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिल करके फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसने अपना पूरा चार्ज खो दिया। अब इसके पास कोई चार्ज नहीं, अब गिराते हैं
तो इसका नेगेटिव चार्ज बाहर, जितने नेगेटिव चार्ज बाहर आए उतने पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या साबित करता है कि किसी भी प्लेट पर अगर हम परावैगनी रेज गिराते हैं तो उससे नेगेटिव चार्ज का उत्सर्जन होता, वो बाहर आता है ना। और हाल्वेस ने एक निर्वातित नलिका भी लिया और यहाँ पे दो प्लेट लगाया, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, और इस पे परावैगनी रेज उसने गिराई। इस कौन सी रेज? परावैगनी रेज नेगेटिव प्लेट पर और ये पॉजिटिव प्लेट पर। और यहाँ पे जानकारी के लिए करें के लिए गैल्वानोमीटर लगा दिया। तो उसने जब देखा कि जब इसमें प्लेट उसने परावैगनी रेज को गिराया, ये प्लस इसलिए लिया कि जो नेगेटिव चार्ज निकलेंगे इसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकले और इसके द्वारा अट्रैक्ट हो गए, पथ कंप्लीट हो गया, तो इसमें विक्षेप आ गया। मतलब इसमें छोटी करंट को भी डिटेक्ट करता है ये गैल्वानोमीटर, तो इसमें विक्षेप आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे परावैगनी रेज को गिराया गया, तो परावैगनी रेज को गिराने से इसे नेगेटिव चार्ज उत्सर्जित हुए होंगे और प्लस द्वारा अट्रैक्ट हो गए होंगे, पथ कंप्लीट हो गया, आवेश का प्रवाह हो गया, तो इसमें करंट बह गई, तो ये विक्षेप दिखा दिया। जब हमने इस पे परावैगनी रेज गिराना बंद कर दिया, इसका विक्षेप ही गायब हो गया। ठीक, अब उसने क्या किया कि इस रेज को इस पे गिराया, तो जब इस पे गिराया तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आया। इस पे गिरा रहा था तो विक्षेप आ रहा था, और धन प्लेट पर गिराया तो विक्षेप नहीं आया। इसका मतलब है कि धन प्लेट पर, यहां से भी क्लियर हो गया था कि किसी भी प्लेट पर सॉरी परावैगनी रेज गिराएंगे तो नेगेटिव चार्ज ही निकलेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज उत्सर्जित नहीं होता। अगर पॉजिटिव चार्ज उत्सर्जित होता तो प्लेट को नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव हो रही थी। तो यहाँ पे जब गिराया तो कोई करंट नहीं, यहाँ पे गिराया तो करंट नहीं। तो यहाँ पे गिराया तो ऐसा मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो अभी खोज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाद में बोलेंगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज यहां से नहीं निकल रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन वो मार्ग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये प्लेट है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज पहले से, इस पे गिराएंगे तो नेगेटिव चार्ज तो निकला, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को फिर पॉजिटिव प्लेट क्या कर देते थे? आकर्षित कर देते थे, यानी कि वो जा नहीं पाता था, पुनः खींच लेते थे। दूसरा नेगेटिव चार्ज निकला, फिर वो पॉजिटिव से क्या हो जाता था? अट्रैक्ट हो जाता था। ऐसा नहीं कि इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज नहीं निकलते थे, निकलते थे, लेकिन ये मार्ग कंप्लीट नहीं हो पाता था, इसलिए इसमें करंट नहीं बहती थी। तो इन बातों से उसने यही स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी नेगेटिव प्लेट पर, जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, या किसी प्लेट पर, अगर हम करंट की बात करें तो इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, किसी प्लेट पे अगर हम परावैगनी रेज लाइट को गिराते हैं तो उससे नेगेटिव चार्ज उत्सर्जित होते हैं। अगर इस प्रबंधन में हम अगर किसी, ये नेगेटिव प्लेट बैटरी के जुड़े है, कैथोड है, ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, इसको एनोड बोलते हैं, तो अगर उसने कहा कि अगर नेगेटिव प्लेट पर हम गिराते हैं तो इससे निकलते हैं नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव प्लेट इसको कर लेता है आकर्षित, इसलिए होता है पथ कंप्लीट और इसमें करंट बह जाती है। तो लाइट का इस पे गिराना, गिरते हुए इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का उत्सर्जन होना, पॉजिटिव प्लेट द्वारा इसको आकर्षित करना और करंट बहना, इस पूरे प्रभाव को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी ऋणावेशित प्लेट पर, ऋणावेशित प्लेट का मतलब जो बैटरी के ऋण से जुड़ा हो, जब परावैगनी रेस या उच्च आवृत्ति का उपयुक्त प्रकाश इस पे गिराते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट के गिरने से निकले थे, ठीक है ना, और इस क्रिया को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण जो करंट बहती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज दुर्भाग्यवश हर्ट्ज के द्वारा हुई थी
और उसको एक्सपेरिमेंटली शो किया था हालवास ने 1888 में। तो इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और देखिए इसमें दुर्भाग्य वाली बात यह है कि हर्ट्ज लाइट एक्सपेरिमेंट कर रहा था प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जिससे वो संयोगवश घटना का खोज हुआ, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुआ, वही इसके लिए आत्मघाती साबित हो गया। क्योंकि ये वाला प्रभाव लाइट के वेव नेचर से इसकी व्याख्या नहीं हो पाई, लाइट के वेव नेचर से इसकी व्याख्या नहीं हो पाई, जबकि लाइट को क्या माना जाता था, वेव, और यही प्रभाव वेव मानकर लाइट की इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इसका विफलता भी हो गई यहाँ पर, एक तरह से कह लिया जाए। तो कहने का मतलब है कि विडंबना यह है कि जिस प्रयोग द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व सिद्ध हुआ, और बाद में वही प्रयोग प्रकाश तरंग सिद्धांत के लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो गया, है ना। तरंग सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो चलिए खैर वो बात थी। तो इसकी खोज हर्ट्ज ने की, एक्सपेरिमेंटली इसको दिखाया हालवास ने, और लेनार्ड और मिलिकन नाम का, हालांकि अभी इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे, लेनार्ड और मिलिकन नाम के दो वैज्ञानिक ने इस बात को और आगे बढ़ाया, और उसने एक उपकरण सेटअप करके ये आगे दिखाया कि जो ये करंट होती है, जिसको हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा नाम देते हैं, वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने आगे बताया कि ये जो है प्लेटों के बीच के विभवांतर पे, जो लाइट गिराई जाती है उसके तीव्रता आवृत्ति पे, जो ये प्लेट किस पदार्थ की ली गई है उसकी प्रकृति पे वो प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर करती है। ठीक है ना। तो एक चीज और इसमें है कि जो प्लेट हम जो ले रहे थे जिसपे प्रकाश गिराया जा रहा है, अगर वो एक तरह से कहने का मतलब क्षारीय धातुएं अगर लेते हैं, तो उस पर अगर दृश्य प्रकाश को भी गिराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉनों का अच्छा उत्सर्जन होगा। उस पर अगर दृश्य प्रकाश गिराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। उसके अलावा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, और इसके अलावा अगर कोई अन्य धातु लेते हैं तो उस पर परावैंगनी, एक्स रेज, गामा रेज गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको मिटा करके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डिफिनेशन मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, हम इस बात को अब लिख लेते हैं इसको मिटा के। ठीक है, तो चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डिफिनेशन। तो हम लिखेंगे कि जब किसी धातु की ऋणावेशित प्लेट पर, जब किसी धातु की ऋणावेशित प्लेट पर, जब किसी धातु की ऋणावेशित प्लेट पर उच्च आवृत्ति का उपयुक्त प्रकाश डाला जाता है, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जब परावैंगनी रेज डाली जाती है, ठीक है ना, तो उसकी आवृत्ति जाता होगा, या आप एक्स रेज डालिए, गामा रेज डालिए, परावैंगनी रेज डालिए, दृश्य रेज डालिए, सबसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये डिपेंड करता है कि जिसपे गिराया जाता है उस मेटल की प्रकृति क्या है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे कि कोई साधारण जो दृश्य प्रकाश से ही कुछ पदार्थ पे उत्सर्जन होने लगता है इलेक्ट्रॉनों का, कुछ पे परावैंगनी के कारण होता है। तो जब किसी धातु की ऋणावेशित प्लेट पर उच्च आवृत्ति का उपयुक्त प्रकाश डाला जाता है, उपयुक्त प्रकाश डाला जाता है तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन होने लगता है। धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने, तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है? उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण, तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा को, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण, ठीक, चलिए। तो ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए, एक चीज है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मेटल होते हैं, जिसको हम लोग कहने का मतलब होता है कि जैसे क्षार धातुएं होती हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, इस सब धातुओं पे अगर हम दृश्य प्रकाश ही गिराएं तो उनके तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होने लगता है। लेकिन बाकी जो मेटल होते हैं उनमें परावैंगनी रेज, गामा रेज, एक्स रेज गिराने पर ही उनके तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन जो क्षार धातुएं होती हैं सॉरी, एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इन पे दृश्य प्रकाश भी गिरा दें तो इनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसीलिए इनको प्रकाश संवेदी पदार्थ कहते हैं या धातुएं कहते हैं। तब हेडिंग रहेगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण। ठीक है, क्या मतलब निष्कर्ष, प्रेक्षण क्या मिले इससे? तो इस घटना को आगे बढ़ाने के लिए लेनार्ड नाम का वैज्ञानिक था, है ना, उसने एक सेटअप तैयार किया और सेटअप के माध्यम से, मतलब एक सेटअप तैयार किया जिसमें कांच की निर्वातक नली है, उसमें 2 प्लेट लिया उसने, जिसको एक बैटरी के प्लस से जोड़ दिया जिसको एनोड कहते हैं, और एक को बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया जिसको एनोड कहते हैं। और
इसके बाद उसमें एक माइक्रो एम्पियर करंट नापने वाला लगा दिया और एक विभव विभाजक लगा दिया, यानी कि परिवर्ती विभवांतर लगा दिया, यानी विभव विभवांतर को आप बदल सकते हैं, की लगा दिया। ठीक है, तो एक को कैथोड बना दिया, धातु की 2 प्लेट लिया था जिसको कैथोड कहते हैं, और इन्हें कैथोड पे प्रकाश संवेदी पदार्थ लगा दिए, मतलब ऐसे पदार्थ का लेप कर दिया जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो जाए, कोई भी प्रकाश गिरा दे, लाइट परावैंगनी हो या दृश्य प्रकाश हो, कोई भी लाइट हो। ठीक है, और उससे उसमें जो करंट बनती है, कहने का मतलब प्रकाश वैद्युत धारा जिसको कहते हैं, उसमें प्रकाश वैद्युत धारा किन कारकों पे निर्भर करती है उसका अध्ययन किया, और किस प्रकार निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, कुछ चीज लाइट का होगा, लाइट के किस प्रॉपर्टी पर प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर करती है, विभवांतर पे किस प्रकार निर्भर करती है, लाइट की तीव्रता पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, आरोपित विभवांतर पर, प्रकाश संवेदी पदार्थ पर वो जो करंट बनती है वो किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि हम पहले वो उपकरण का सेटअप तैयार कर लें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रेक्षण, यानी कि प्रकाश वैद्युत धारा की निर्भरता भी कह सकते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा की निर्भरता, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कांच की निर्वातित नली लिया, उसमें धातु की 2 प्लेट लिया, ये कांच की निर्वातित नली है, यहाँ पे थोड़ा सा खिड़की टाइप का छोड़ दिया, यहाँ पे क्वार्ट्ज का कांच लगा दिया, यहाँ पे 2 प्लेट ले लिया, प्लेट इसको एनोड कहा, ये कैथोड कहा। ठीक है, और इसके बाद इसमें विभव विभाजक मतलब रिहास्टेट लगा देता है कि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर करके विभवांतर को बदल सकते हैं, यानी कि जो बैटरी का विभवांतर है उसको चेंज करना, यानी विभव बदल कर भी देखना है कि प्रकाश वैद्युत धारा कैसे बदलती है। फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा करके, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके भी देखते हैं कि उसके करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ जो लेप करते हैं उसको भी हटा कर देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप की लगा सकते हैं, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर लगा दिया, चाहे यहाँ पे कहीं भी माइक्रो एम्पियर या एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट। और यहाँ पे क्या है, एक परिवर्ती विभवांतर लगा दिया, यानी कि रिहास्टेट, परिवर्ती का मतलब रिहास्टेट है। ठीक है, बैटरी का विभव जो है वो बदलता रहे बार बार, ये लगा दिया। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रिहास्टेट लगा दिया जाता है, इससे एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बीच में बैटरी के, जिसपे उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान बढ़ता है घटता जाता है, जो भी बीच में है ना। और यहाँ पे जो इसका बैटरी का विभव यहाँ से बदलता है, तो वो इस पे ये हम लगा देते हैं कि उसको हम नाप रहे हैं। ठीक है, इसका मान वेरिएबल होता है, बार बार बदलेंगे तो उससे करंट का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलते हैं मोशन करते हुए। ठीक,
हमने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लाइट रेस, परावैंगनी रेस, ये प्रकाश है, यहाँ पे लाइट गिरा दिया। ठीक है, ये एनोड है, हमें मालूम है ए से एनोड है, बैटरी के प्लस से जुड़ा है, और ये कैथोड। ठीक है, तो ये उन्होंने सेटअप तैयार किया। ठीक है, कौन सा? मिल्टन और लेनार्ड ने मिलकर के, या खास करके लेनार्ड नामक के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आप ये सेटअप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बना लीजिए, इसके बारे में हम लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे कि प्रकाश वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मिल्टन लेनार्ड नामक वैज्ञानिक, खास करके लेनार्ड ने 1999 में, लेनार्ड लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 1899 में लेनार्ड ने उपर्युक्त उपकरण, मतलब वही सेटअप तैयार किया। सेटअप तैयार ठीक है, उपयुक्त उपकरण तैयार किया या सेटअप तैयार किया। ठीक है, इनके अनुसार, इनके प्रायोगिक प्रेक्षण के अनुसार प्रकाश वैद्युत धारा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक क्या है? पहला कारक था प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। दूसरा था आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तीसरा निर्भर होने का कारण था आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है कि नहीं करती है, प्रभाव पड़ता है। और चौथा था प्रकाश संवेदी पदार्थ पर। प्रकाश संवेदी पदार्थ। अब एक एक करके हम लोग अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो इन चारों चीज का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। चलिए, आज ही चारों का अध्ययन करना है हमको। ठीक है, तो पहला है हमारा जो है
वो प्लेटों के बीच के विभवांतर पर। ठीक, हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके लिखना जो भी है उसको कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पहला है प्लेटों के बीच के विभवांतर पर या विभव पर। ठीक है, चलिए तो हमें जो कैथोड एनोड है उनके बीच के प्लेटों पर कैसे निर्भर करती, ठीक है ना, उससे कुछ चीजें निकल करके आएगी। तो जो प्लेटें हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच के विभवांतर पर, प्लेटों के बीच के विभवांतर। तो उसने, हालांकि हम एक चीज बता दे रहे हैं पहले, इसके बाद इसको हम लिखेंगे। उन्होंने विभवांतर और उससे उत्पन्न होने वाली करंट के बीच, प्लेटों के बीच के विभवांतर और उससे करंट मापा, विभवांतर को चेंज कर करके। उस समय उसने लाइट की इंटेंसिटी जो थी, तीव्रता थी, उसको फिक्स कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया और उसके जो लेप उसने लगाया था उस पदार्थ को फिक्स कर दिया। तीनों चीजें, एक ही लाइट, एक ही तीव्रता और एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने गिराई। बस उसने क्या किया कि विभवांतर को चेंज किया और चेंज कर करके उस लाइट को मापा, उसके द्वारा जो करंट मिल रही थी उस करंट को मापा और विभवांतर और करंट में एक ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, हम पहले क्या है कि अभी आप वोल्टेज को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, आप लाइट को गिराइए। तो आप लाइट को जब गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और ये धनात्मक प्लेट उसको अट्रैक्ट कर लेती है, पथ पूरा हो जाता है, आवेशों का प्रवाह होने लगता है और करंट बहने लगती है। लेकिन होता क्या है कि हमने प्लेट का विभवांतर नहीं बढ़ाया, वही है, और लाइट गिरा रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो होता क्या है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है बीच में, क्योंकि जो चार्ज निकल रहे होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके आगे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जहां से निकलते हैं वो तो पॉजिटिव होती रहती है, तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज आगे जो गया क्योंकि विभवांतर बढ़ा नहीं है, तो कहने का मतलब कि जो प्लेट थी, धनात्मक प्लेट थी, वो अपने आवश्यकता अनुसार उनको खींच रही थी अपनी तरफ। लेकिन कुछ चार्ज तो रास्ते में थे और यहाँ से चार्ज निकला, वो उसको प्रतिकर्षित कर रहे थे, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक तरह उसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसे खत्म करने के लिए क्या करते हैं, अब इस प्लेट को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। कहने का मतलब है कि विभवांतर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब हमने इस प्लेट को पॉजिटिव बढ़ाना शुरू कर देते हैं, विभवांतर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो चार्ज तेजी से इधर अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं और करंट का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन उधर से आते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसको अट्रैक्ट करता जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं और करंट स्थिर हो जा रही है, जाकर के विभवांतर को हम बढ़ा रहे हैं, करंट क्या हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। ठीक है ना, तो एक समय ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि धारा का मान स्थिर हो जाता है, हम विभव बढ़ाते हैं फिर भी करंट नहीं बढ़ती है। तो उस स्थिर धारा को उस समय जो विभवांतर बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़ती, क्योंकि सारी चीज हमने कांस्टेंट रखे हैं, तो उसे हम लोग संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है कि हम विभवांतर बढ़ा दे रहे हैं और फिर भी करंट नहीं बढ़ रही है। ठीक है, चाहे विभवांतर का मान कुछ भी हो, वो स्थिर है। होता क्या है कि हमने लाइट
की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ कांस्टेंट रखी है। लाइट गिराए, उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले और बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना। हालांकि करंट अगर हम विभवांतर को नहीं भी बढ़ा रहे हैं, एकदम कांस्टेंट रखते हैं, तो भी करंट बहती, क्यों बहती वो भी बताते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीच में क्लाउड बनाए, फिर उसको हमने बढ़ाया तो तेजी से खींचे। हालांकि उस वक्त भी करंट बहती है, ऐसा नहीं है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक धारा का मान कम हो जाता है शुरू में, अगर हम पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहे हैं तो, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनों का ढेर सारा जमावड़ा हो जाता, प्रतिकर्षित हो जा रहे थे, वहां नहीं पहुंच रहे थे, कुछ पहुंच रहे थे। शुरू में तो बहुत तेज पहुंचे, लेकिन बाद में जमावड़ा होता है, तब हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं तो अचानक से फिर करंट बढ़ जाती है। फिर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट का मान तो बढ़ता जाता है। तो एक सीमा होती है, करंट नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है। तो होता क्या है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल रहे हैं, क्योंकि जितना हमने लाइट गिराया उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन वहां से निकले, ठीक है, उतना निकल गए। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट नहीं बढ़ रहा है, उसका ये मतलब हुआ कि जितना वोल्टेज बढ़ाने पर, मतलब एक मैक्सिमम मान हो गया वोल्टेज का, अब करंट नहीं बढ़ रही है। होता क्या है कि उस वोल्टेज पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे उत्सर्जित हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, वो सब के सब एक साथ आ जा रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं आता है। वो क्या कर रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर और धन प्लेट पर पहुंचने की दर दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्योंकि लाइट की लाइट तो बढ़ा नहीं रहे हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन तो वही है, राउंडिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त आगे पीछे कर रहे थे तो करंट बह रही थी, लेकिन एक सीमा में इलेक्ट्रॉन तो वही है, फिक्स है। बशर्ते जब वोल्टेज इतना प्रभावी हो जाता है कि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक साथ पहुंचते हैं, फिर घूम करके जितने आते हैं एक साथ पहुंचते हैं, मतलब वही इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंचते हैं, उतना ही धारा बनी रहती है। अब यहाँ पे लाइट में तो कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहे हैं, ना उसकी आवृत्ति, तीव्रता कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब तो करंट एक्स्ट्रा बढ़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन कराना है। पहले जब हम विभवांतर धीरे धीरे बढ़ा रहे थे तो यहाँ क्लाउडिंग थी, तो वही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे, तो करंट का मान धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब एक समय ऐसा वोल्टेज बढ़ गया कि धन प्लेट इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गई कि जितना निकल रहे थे सबको खींच ले रहा था, जितना निकल रहे थे सबको खींच रहा था, एक साथ खींच लेना। तो कहने का मतलब है कि करंट में कोई वृद्धि उस वक्त नहीं हो रही थी, जितना करंट थी उसी पे कांस्टेंट बनी है और वो एक सर्कुलेशन चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस वक्त, क्योंकि लाइट हमने जो गिराया उसे फिक्स करके रखा हुआ है, बशर्ते वो एक साथ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए वोल्टेज आप बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, बस एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, उनकी संख्या में तो कोई वृद्धि हो ही नहीं रही है कि करंट फिर से बढ़े, क्योंकि लाइट को हमने फिक्स करके रखा हुआ जो गिराया है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को। तो इसी वजह से करंट का मान फिक्स हो जाता है, जो रहता है वही बना रहता है। वोल्टेज आप कितना हो करो, बढ़ाते जाएंगे, बशर्ते उनका अट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा। तो जितना उत्सर्जन की पर सेकंड दर है इलेक्ट्रॉनों का, वो यहाँ पहुंचने की दर बराबर थी, इसलिए करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। रीजन एक और है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लाइट की मात्रा नहीं बढ़ा रहे थे, है ना। तो ये बात थी, तो यही चीज हमको लिखना है। तो थोड़ा सा अब लिखेंगे हम इस पे। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ से स्पष्ट हो जाएगा, ग्राफ से क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, है ना, निरोधी विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, निरोधी विभव क्या होता है, इसको हम लोग संस्तब्ध विभव कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो भी इसी ग्राफ में स्पष्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच हम ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ विभवांतर है,
और यहाँ पे करंट है, प्रकाश वैद्युत धारा है। तो अभी हम उसमें एक चीज भी बताएंगे कि पोटेंशियल जो है अगर जीरो है, विभवांतर का मान जीरो भी है, तब भी करंट कुछ बह जा रही है ना। अब हम बताएंगे कि विभवांतर का मान शून्य होता है तब भी क्या है, कुछ करंट बह जाती है, क्योंकि वो ग्राफ से स्पष्ट है। तो उसका रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जाके करंट जो है कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम लोग IS सैचुरेटेड करंट कहते हैं, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। और एक कुछ पोटेंशियल है जिसको हम लोग V0 से दिखाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल है, जिसपे करंट पूरी तरह से जीरो हो जाती है ना। तो जिसको हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, संस्तभ विभवांतर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, ठीक, इस तरह। तो जब हम वोल्टेज का मान चेंज करके विभवांतर और धारा में हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या है, तो अभी हमने बताया कि इसका मान बढ़ाते जाए तो करंट का मान भी बढ़ता जाता है, और एक समय ये विभवांतर कितना हो बढ़ाइए, धारा का मान नहीं बढ़ता, कांस्टेंट हो जाता है, जिसको संतृप्त धारा कहते हैं। एक चीज ये भी है कि जब भी ये नेगेटिव था तब भी कुछ करंट थी, यहां तक ये दिखा रहा है कि जब वोल्टेज जीरो था तब भी कुछ करंट थी यहाँ पे। वो इसका रीजन ये है कि जब लाइट उस पर गिराते हैं तो चूंकि वोल्टेज लगाया नहीं हमने, तो भाई विभवांतर क्या करता है कि जो चार्ज होता है उसको एक्सेलरेट करता है, उसको एनर्जी देता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को बढ़ाता है, वेग बढ़ाता है। तो चूंकि वो जीरो है, तो जो ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वो धन प्लेट पे पहुंच नहीं पाते, लेकिन उसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना अधिक होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग तो एक जैसा होता नहीं है, तो कुछ का कम होता है। तो इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका वेग इतना होता है कि वो धन प्लेट पर पहुंच जाते हैं, कुछ अधिक होता है। तो जिनका अधिक होता है, एक आध दो तीन, एक आध दो नहीं, सॉरी, मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ होता है जो कि वो धन प्लेट पे अपने वेग के अनुसार पहुंच जाते हैं, तो उन्हीं के वजह से करंट कुछ बह जाती है। तो इसीलिए शुरू में वोल्टेज जीरो होता है तो भी करंट रहता है। अब यहाँ से विभवांतर बढ़ाना शुरू करते हैं तो करंट तेजी से बढ़ती है, रेडियली। ओम का नियम अगर देखें तो V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो हो रहा है। जो विभवांतर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से भगाता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था ही, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन थे, जाम थे, जा नहीं रहे थे, बस इनको एक्सलेट कर देता है। तो तेजी से जाने लगते हैं तो करंट बहने लगती है, रेडियली बहने रैखिक रूप से बढ़ती है, फिर बढ़ाने पे कांस्टेंट, इसलिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ धन प्लेट पे जाते हैं, है ना, आगे पीछे नहीं, उत्सर्जित हुए एक साथ पहुंचे, उत्सर्जित हुए एक साथ, मतलब ये बढ़ ही नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल क्या होते हैं, धन पे पहुंच जाते हैं, आगे पीछे पहुंचते हैं, फिर धारा ऊपर नीचे होती, लेकिन कांस्टेंट बने होने का मतलब यही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच को विभवांतर को बदल करके, विभवांतर और धारा में यदि प्लेटों के बीच के विभवांतर बदल कर धारा और विभवांतर के बीच
ग्राफ खींचें तो उपरोक्त प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, तो उपर्युक्त वक्र प्राप्त होता है या ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से क्या स्पष्ट है, अब वही चीज हम लिखेंगे। ग्राफ से क्या स्पष्ट है कि जब प्लेटों के बीच का विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है, कि जब प्लेटों के बीच का विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान, तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। मतलब क्रमशः क्या होता है, बढ़ता है, लगातार बढ़ता जाता है। एक तरह से हम मान ये भी कह सकते हैं कि धारा का मान लगातार बढ़ता जाता है। देखिए, लगातार बढ़ता जाता है। अब एक स्थिति ऐसी आती है परंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान स्थिर हो जाता है, जो विभवांतर या विभव के मान के बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता, जो विभवांतर के मान को बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता। धारा स्थिर हो जाती है, कि धारा स्थिर हो जाती है, जो विभवांतर के मान को बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ती है। बढ़ाते जाएं, नहीं बढ़ती है। इस स्थिति में होता क्या है कि इसे कौन सी धारा कहते हैं, इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो ऋण प्लेट से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऐसी स्थिति में ऋण प्लेट से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन धन प्लेट पर पहुंचने लगते हैं। इस स्थिति में ऋण प्लेट से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन धन प्लेट पर एक साथ पहुंचने लगते हैं। धन प्लेट पर एक साथ पहुंचने लगते हैं। ठीक है ना। अभी आगे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो थ्योरेटिकली व्याख्या करती है, सारी चीज को वो प्रूफ करेगी, आइंस्टीन प्रूफ करेंगे। और ये पार्टिकल नेचर बिहेवियर करता है, क्योंकि वेव नेचर मानकर के इसको प्रूफ नहीं किया गया, और उसकी विफलता क्या है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आइंस्टीन ने किसकी सहायता लिया था वो भी देखेंगे। क्वांटम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, उसने अपना एक सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को फॉलो करके आइंस्टीन ने इस थ्योरी को प्रूफ कर दिया था विदाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको 1905 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक साथ पहुंचने लगते हैं। ठीक है, तो जहां जगह है वहां पर हम लोग जिससे धारा का मान स्थिर हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं, जिससे धारा का मान स्थिर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग संतृप्त धारा कहते हैं। अब देखिए, ये चीज भी बताएं कि जब प्लेटों के बीच का विभवांतर शून्य होता तो क्यों धारा बहती, ये भी बता देते हैं कि जब प्लेटों के बीच का विभवांतर शून्य होता है
प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, तो भी परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित होती है, तो भी परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित होती है। कुछ धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि देखिए इसमें आंसर भी दे रहे हैं, प्रश्न में भी दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ऐसा उत्तर देंगे। ऋण प्लेट से उत्सर्जित कुछ इलेक्ट्रॉनों का, इसका कारण यह है कि ऋण प्लेट से उत्सर्जित कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना होता है कि वह धन प्लेट पर पहुंच जाते हैं, धन प्लेट पर पहुंच जाते हैं, जिससे कुछ धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे कुछ धारा प्रवाहित हो जाती है, पहुंच जाते हैं, जिससे कुछ धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये कुछ धारा प्रवाहित हो जाती है। ये वाली बात भी हम लोग लिखेंगे, जिसको हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, संस्तभ विभवांतर कहते हैं, या निरोधी विभव कहते हैं, उसके बारे में भी हम इसको अभी बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर अभी बना रहेगा क्योंकि इससे इसको समझाना है, ये सारी चीजें हम मिटा लेंगे। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्या है, ठीक है, कि निरोधी विभव किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बीच वाली चीजें हम देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है, ठीक है। तो ये फिगर है। अब क्या है कि यदि धनात्मक प्लेट को ऋणात्मक विभव पर रख दिया जाए, यदि धनात्मक प्लेट को ऋण विभव दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या देखा जाता है कि जब हम उसको ऋण विभव दे देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन को प्रकर्षित करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज, और प्लेट क्या हो गई, ऋण में क्या होता है, प्रतिकर्षित। तो जो इलेक्ट्रॉन उस प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रतिकर्षित होने लगे, जिससे एनोड पर पहुंचने वाली धारा का मान कम हो जाता, अरे इलेक्ट्रॉनों का मान कम हो जाता, जिससे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अब उन पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए धारा का मान धीरे धीरे घटने लगता है, संख्या कम हो लगती है, धारा का मान घटने लगता है, और उसका मान बढ़ाते जाते हैं, ऋण विभव का मान बढ़ाते जाते हैं। तो एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर ऐसा आता है कि कैथोड से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन जो है धन प्लेट पर नहीं पहुंच पाते, यानी सारे के सारे प्रतिकर्षित हो जाते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी उससे प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार एनोड के इस ऋणात्मक विभव पर, एनोड के इस ऋणात्मक विभव को हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तभ विभव या निरोधी विभव कहते हैं,
मतलब वो निश्चित ऋणात्मक विभव एनोड का जिस पर करंट का मान, प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या है, एकदम से जीरो हो जाए, मतलब कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच ही न पाए, यानी प्रतिकर्षित हो जाए, और वो भी प्रतिकर्षित हो जाए जो अधिकतम वेग वाला होता, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला होता। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला भी वो क्या है, रोक दिया जाए। ठीक है, तो जब अधिकतम, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो विभवांतर के कारण, जो नेगेटिव विभव है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव है ना, उसको प्रतिकर्षित है। तो कहने का मतलब है कि जो गतिज ऊर्जा अगर हम पूछें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों किसके बराबर होगी, तो वो होगी जो हमारा निगेटिव विभव है, विभवांतर है, उसके कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक सूत्र पढ़े हैं कि V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, V के विरुद्ध, V विभवांतर के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, यानी इसके विभवांतर को आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो यानी कि जितनी भी ऊर्जा है वो इसके विरुद्ध खर्च कर दी गई, यानी उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि उसकी अपनी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा इसके विरुद्ध काम करने में, मतलब ये रोका हुआ है, उसको वेग से जा रहा और ये रोक रहा है, तो दोनों क्या करते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब बी पोटेंशियल पे के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है W बराबर QB, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो किया गया कार्य EB हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं किया गया कार्य। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक बी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा बी विभवांतर से त्वरित की जाए या इलेक्ट्रॉन को बी विभवांतर से रोक दिया जाए, तो रोकने में इलेक्ट्रॉन द्वारा खर्च की गई ऊर्जा EB, या त्वरित हो रहा तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा EB होगा, है ना। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी, अगर मान ली इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेग v है, तो v मैक्स जो होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला, तो v मैक्स जिसको कहते, क्योंकि v तो मतलब मैक्स जो होता है वो भी रुक जाता है, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर होगा, तभी दोनों रुक गए। और जब तक ये कम था, ये इसका इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच रहा था, जैसे ये ज्यादा हो गया, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे रिटॉर्डेशन हो रहा है। रिटॉर्डेशन मतलब होता है मंदन हो रहा है, वोल्टेज यहाँ मंदन कर रहा है, त्वरित नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो मंदन कर रहा है। तो EB जब इसके गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है तो रुक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं, तो हम इसको इक्वल भी बना सकते हैं। और ये किया गया कार्य जो है यहाँ से आया, V बराबर W/Q होता है। तो आगे ये चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अभी और समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे ये इसके बारे में, ये पोटेंशियल जो कटाव कभी कोई एक नंबर में पूछता भी है। अब लिखेंगे यदि धनात्मक प्लेट को ऋणात्मक विभव दे दिया जाए, यदि धनात्मक प्लेट को ऋणात्मक विभव दे दिया जाए, विभव पर रख दिया जाए, या दे दिया जाए या रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैथोड से जो है कहने का मतलब ऋण प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगते हैं, यही ना। तो ऋण प्लेट से
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं। प्रतिकर्षित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होने लगता है धीरे धीरे। अब इसको यानी कि एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है ना, ये भी लिख सकते हैं कि जिससे एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या होता है? घटने लगता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटने लगता है, कम होने लगता है। मतलब घटने लगता है, कम होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे तो कम होने लगेगा। तो एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं। तो लिखेंगे कि एक निश्चित ऋणात्मक विभव, जिसको हम लोग V0 कहेंगे, पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित होने लगते हैं, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगते हैं। मतलब उसमें जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर नहीं पहुंच पाता। इसमें अर्थात एक अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाता, मतलब रोक दिया जाता है और धारा का मान शून्य हो जाता है। और धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो एनोड के इस ऋणात्मक विभव को, तो एनोड के इस निश्चित ऋणात्मक विभव को, एनोड के इस निश्चित ऋणात्मक विभव को अब कौन कौन सा नाम दिया जाएगा? निरोधी विभव, इसी को संस्तब्ध विभव, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अब इसकी एक डिफिनेशन लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि यहाँ पे जाकर के धीरे धीरे नेगेटिव का मान बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होती जाएगी, और यहाँ पे आकर के सडनली करंट का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, इसी को हम लोग संस्तब्ध विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। उस पर करंट का मान एकदम 0 हो जाता है, और इस पोटेंशियल पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी होता है वो एनोड तक नहीं जा पाता और करंट का मान 0 हो जाता है। तो उस पोटेंशियल को हम लोग, ऋणात्मक पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, संस्तब्ध विभव कहते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कहा जाता है। अब इसकी अलग से हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम हेडिंग
मतलब हमारी रहेगी निरोधी विभव क्या होता है। तो लिखेंगे कि वह न्यूनतम ऋणात्मक, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम वैल्यू रहती है एक तरह से, और उस न्यूनतम मान से तो अधिक ऋणात्मक विभव हो जाता है, लेकिन कम से कम जो वैल्यू होती है उसी को कहते हैं, उस पर करंट रुक जाती है, फिर निगेटिव तो मान बढ़ाते जाते हैं, माने उसकी मिनिमम वैल्यू वही होती है। तो लिखेंगे वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि संस्तब्ध विभव कहलाता है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए अभी हम लोग समझाएंगे आगे कि कैसे निर्भर करता है ना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हम लोग आवृत्ति पर इसको देखेंगे, इसका मान अभी हम लोग आगे इसको क्लियर करेंगे। इसका मान आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल दें तो उसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हाई फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट गिरा दें तो उसी इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने के लिए एनोड को ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रुकता है और करंट जीरो होती है। इसका मतलब आवृत्ति बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, अधिकतम गतिज। ये भी क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने में बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि निरोधी विभव का मान भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाने से इसका मान भी बढ़ जाता है ना। आवृत्ति पर क्या होता है, निर्भर करता है। इस स्थिति में होता क्या है उसका हम फार्मूला देखेंगे। इस स्थिति में क्या होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, हाफ ये v मान लो बी मैक्स स्क्वायर, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा। ई के भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग इसको इक्वल में ई के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। निरोधी विभव या विभवांतर कहिए इसको, निरोधी विभव या विभवांतर, इसको हम लोग V नॉट से दिखाते हैं। के कारण, के विरुद्ध है ना, या उसी के कारण है, के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर वही पॉजिटिव पोटेंशियल होता तब तो और तेजी से खींच लेता, लेकिन वही नेगेटिव है तो विरोध कर रहा है, यानी कि सामने वाले इलेक्ट्रॉन को मंदित कर रहा है। और इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो एक बार इसका मान इतना हो जाएगा कि वो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रुक जाता है।
इसका मतलब बी नॉट पोटेंशियल पे, है ना, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, वो उनका कार्य जो है, उनकी गतिज ऊर्जा जो है, हाई एनर्जी किस में चेंज हो रही है, कार्य में चेंज हो रही है। अब वो कार्य किस रूप में आएगा, तो ई वी नॉट के रूप में आएगा। यही हमने अभी निकाला था ना, डब्ल्यू बराबर क्यू वी, तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, ये इस रूप में आएगा। तो वो अपनी एनर्जी इस फॉर्म में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये बराबर हो जाएगी हाफ एम बी मैक्स, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, ये इनके बराबर हो जाता है। ये भी एनर्जी है ना, ये कार्य है एक तरह से, या तो आप कह सकते हैं कि बैटरी द्वारा इलेक्ट्रॉनों को चलने में खर्च ऊर्जा, या आप कह सकते हैं अगर इसका मान नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को रोकने में खर्च ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को रोकने में खर्च ऊर्जा ये है। तो यही ऊर्जा आप इस फॉर्म में वो खर्च कर देते हैं, इस फॉर्म में वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो ये बराबर इसके हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये भी होता है। अब हम दूसरा है प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पढ़ेंगे, फिर आवृत्ति का प्रभाव पढ़ेंगे, फिर प्रकाश संवेदी पदार्थ का प्रभाव पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ये तो थोड़ा बड़ा था, छोटा आएगा। चलिए, अब दूसरा है प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। इसमें सारे केस बाकी के कांस्टेंट रहेंगे, याद रखना। आवृत्ति प्रकाश की कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और वो प्रकाश वैद्युत संवेदी जो पदार्थ का लेप है नेगेटिव प्लेट पर, वो कांस्टेंट, मतलब सारे फैक्टर जो 4 में 3 है, इसके अलावा वो सब कांस्टेंट रहेंगे। अब हम लोग तीव्रता में पोटेंशियल भी वही रहेगा एक तरह से, एक पोटेंशियल तो रहेगा ही यहाँ पे, यानी आई और पोटेंशियल के बीच तो ही है ग्राफ। तो यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति और संवेदी पदार्थ जो है वो कांस्टेंट है। और रही बात पोटेंशियल, तो बढ़ाएंगे उससे करंट का मान तो बढ़ेगा, है ना। लेकिन एक समय जो है कहने का मतलब एक पे जाकर के जब करंट सेचुरेटेड हो जाती है तो वहाँ पोटेंशियल को फिक्स कर देंगे पोटेंशियल। अब हम क्या, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो हमने देखा कि लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई इसी ग्राफ में, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई अचानक, लीनियरली बढ़ गई। यानी कि पहले जो थी वो कुछ इस तरह की थी, ठीक ऐसे मान लीजिए उसमें लाइट की तीव्रता आई थी, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल तो है ही, यहाँ पे करंट आई है, प्रकाश वैद्युत था। अब हुआ क्या कि यहाँ पे सैचुरेटेड करंट हो गई, ये तो पहले हमने पढ़ा। हमने क्या किया कि लाइट की इंटेंसिटी हमने डबल कर दिया, दुगनी तीव्रता का प्रकाश गिरा दिया, है ना। हालांकि इन चीजों के बारे में, ये सारी चीजों की व्याख्या बाद में आइंस्टीन के द्वारा की जाएगी। इसके अभी हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आएंगे, उस नियम में क्या क्या होता है फिर उनकी बाद में व्याख्या की जाएगी, भी समझाएंगे भी। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत क्या है, इस चीज
ये सारी चीज कैसे हो रही है, अगर हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे, फोटान मानेंगे, तभी प्रूफ कर सकते हैं ये सारी चीजें, है ना। तो आगे आएंगी, इस सारे चीज को समझाएंगे कि तीव्रता बढ़ाने पे क्यों धारा बढ़ गई, आवृत्ति बढ़ाने पे नहीं बढ़ी, आवृत्ति बढ़ाने पे क्यों उसकी गतिज ऊर्जा विभवांतर सब बढ़ गए, बाकी धारा नहीं बढ़ी। तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या लाइट फिर डबल गिरा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो करंट को देखा लीनियरली ऐसे बढ़ती गई, फिर जाके कांस्टेंट हो गई। फिर इनका ट्रिबल कर दिया तो फिर हमने देखा कि लीनियरली ये बढ़ी, आगे कुछ गई, फिर कांस्टेंट हो गई। यानी कहने का मतलब है कि जो Is है, I यही है ना, ये जो करंट है, ये यहाँ से जो कौन सी करंट है, संतृप्त धारा, जिसको हम लोग Is कहते हैं, सैचुरेटेड करंट, वो इंटेंसिटी बढ़ाने पर लीनियरली रूप से बढ़ गई। मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश वैद्युत धारा का मान है वो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करता है। तीव्रता बढ़ाने पे करंट बढ़ जाती है, लेकिन उसमें जो सैचुरेटेड करंट होती है वो लीनियरली रूप से बढ़ती है, यहाँ से लीनियर जाती है तो फिर कांस्टेंट हो जाती है। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर हम संतृप्त धारा और इसकी बात करें इंटेंसिटी की, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है ये बढ़ जाती है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है ये क्या होती है, बढ़ जाती है। संतृप्त धारा जो है समानुपात में बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो करंट क्या होती है, उसी रेशियो में समानुपात में बढ़ जाती है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होती है, संतृप्त धारा और तीव्रता। करंट क्यों बढ़ जाती है, ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसकी व्याख्या आगे आइंस्टीन करेंगे कि क्यों बढ़ जाती है। हम यहाँ तो यही बताएंगे कि लाइट की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है ना। अभी आप धैर्य रखिए, अगले वीडियो लेक्चर में आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो यहाँ पे होता क्या है कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है, ये एक नियम बनेगा, आगे उसकी व्याख्या आइंस्टीन ने थ्योरेटिकली किया है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से सहायता से। तो अभी हम लोग वो सारी चीजें पढ़ना बाकी है। यहाँ पे हम यही कहेंगे कि देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जैसे लाइट की तीव्रता बढ़ा दी गई, करंट का मान बढ़ जाता। तो यहाँ पे वही हुआ कि करंट क्यों बढ़ी, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का संख्या बढ़ गई, उत्सर्जन, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, वो करंट का मान बढ़ गया। और यहाँ पर देखा गया कि तीव्रता और जो संतृप्त धारा था उसमें रैखिक रिलेशन था, यानी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि अगर तीव्रता और संतृप्त धारा में ग्राफ खींचें तो ये समानुपाती है, इस तरह का ग्राफ आता है ना। तो प्रकाश वैद्युत धारा और तीव्रता में ग्राफ हुआ, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। तो हम लिखेंगे कि उपर्युक्त, ऊपर ही ग्राफ से क्या स्पष्ट है, उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाता है, कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से
फिर ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है से वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाता है। आपकी तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाती है, ये भी कह सकते, बढ़ने से बढ़ती नहीं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पे क्या होता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी कह सकते हैं आपके लिए, है ना। तो अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से कैथोड से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती, दर बढ़ जाती, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती, उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती, की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है ना, जिससे संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। और ग्राफ से भी स्पष्ट है कि संतृप्त धारा का मान रैखिक रूप से बढ़ता है, यानी कि यहां से भी स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर है ना, रैखिक रूप से बढ़ती है, रैखिक लीनियरली रैखिक रूप से बढ़ती, रैखिक रूप से क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा अर्थात संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, समानुपाती होती है, मतलब वही IS प्रोपोर्शनल टू I, ये है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हम ग्राफ से स्पष्ट कर लिए। तो हुआ क्या हुआ, ये तो हम लोग कभी, ये तो थ्योरेटिकल चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा है ये हम लोग आगे प्रूफ करेंगे एक थ्योरी से। इसको आइंस्टीन की थ्योरी है, जिन्होंने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत जो था क्या है वो भी पढ़ेंगे कि प्लैंक ने क्या क्वांटम सिद्धांत दिया था, लाइट को उसने क्या माना था, ठीक है। तो उसका हम पढ़ेंगे। हम लोग अब यही जानते हैं यहाँ पे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि भाई करंट बढ़ गई, जिसका मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ाए उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी उनकी संख्या बढ़ गई, जब संख्या बढ़ गई तो करंट का मान बढ़ गई, फिर धीरे धीरे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
यानी उस हिसाब से हम लोग पोटेंशियल का मान भी बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रखना है, बल्कि प्रकाश की आवृत्ति को कांस्टेंट रखना है। पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे तभी तो ये अवस्था आएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सबको एक साथ खींचना है, तो पोटेंशियल तो यहाँ हमने लिया है तो ये तो बढ़ाएगा ही, इसको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद तीव्रता बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों का, फिर उत्सर्जन बढ़ गया, फिर का अचानक करंट बढ़ गई, अब कुछ देर बाद फिर जाके कांस्टेंट हो गई। तो ये वाली जो करंट है ये लीनियरली रूप से बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब है कि उसमें इस तरह का अनुपात होता है, सैचुरेटेड करंट इसके समानुपाती होती है, मतलब जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं ये करंट बढ़ जा रही है, इनको हम सैचुरेटेड करंट ही कहेंगे। ये सारे यही लीनियरली बढ़ रही है, अभी करंट सैचुरेटेड करंट बन गई, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल को भी बढ़ाना है, अगर नहीं बढ़ाएंगे पोटेंशियल को तो ये वाली अवस्था नहीं आएगी, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस होने लगेगा, और धीरे धीरे करंट का मान 0 भी हो सकता है ना। तो इसीलिए पोटेंशियल बढ़ाना होगा, धन प्लेट को ज़्यादा पॉजिटिव देना होगा ताकि वो उसको अट्रैक्ट करते रहे, ठीक है ना। हाँ, जो लाइट गिरा रहे हैं वो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, बशर्ते आवृत्ति कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे एक चीज है। और जो हमने कैथोड पे जो लेप चढ़ाया है वो नहीं बदलेंगे, ठीक, एक चीज ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पे प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी एक चीज और लिख लेते हैं, पहले इसको हम देते हैं मिटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका निष्कर्ष क्या है वो लिख लेते हैं कि यानी प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, हम लोग जान गए। लेकिन एक चीज और हमने देखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से निरोध विभव जो होता है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पे निर्भर नहीं करती आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है। चलिए यही बात लिखते हैं। और अब तीव्रता बढ़ाने से तो आप पता चल गया कि धारा का मान बढ़ ही गया, धारा का मान बढ़ गया, ये तो आपको पता ही चल गया। तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अभी एक चीज रह जाएगा तो हम लिखेंगे धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, ये तीसरा है कि आवृत्ति का प्रभाव। तो आवृत्ति का प्रभाव भी लिखने से पहले उसमें हम एक चीज लिखते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज हम लिखेंगे क्योंकि वो कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव तथा इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ में आपने देखा था V0 अपने स्थान पे है, वो आगे पीछे नहीं हुआ है ना। क्यों? क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से केवल देखा हमने कि करंट का मान, सैचुरेटेड करंट का मान बढ़ गया था, निरोधी विभव वही था।
ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, आवृत्ति का प्रभाव। तो आवृत्ति का प्रभाव में पहले हम लोग देखें कि हमें ग्राफ कैसा मिलता है अगर हम आवृत्ति चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तीव्रता स्थिर रहेगी, तीव्रता और प्रकाश संवेदी पदार्थ स्थिर रहेगी। तीव्रता स्थिर रखना है, यहाँ पे स्थिर है, ठीक है ना। और जो प्लेट पे हमने पदार्थ लगाया है वो भी स्थिर है, क्योंकि उसकी प्रकृति पर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निर्भर करता है। तो हमने जब इसमें ग्राफ खींचा, अब लाइट की क्या हम वोल्टेज तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन जब हमने तीव्रता को कांस्टेंट रखते हुए अब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराए, मतलब मात्रा में नहीं कोई चेंजिंग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी केवल बदल रहे हैं। मतलब कभी परावैगनी रेज गिरा दिए, गामा रेज गिरा दिए, एक्स रेज, ऐसे ऐसे रेज गिरा रहे हैं, यानी उनकी हाई फ्रीक्वेंसी बदल दे रहे हैं। एक बार दृश्य प्रकाश गिराए, एक बार परावैगनी रेज गिराए, एक्स रेज गिराए, गामा रेज गिराए, तो सबके लिए अलग अलग चीज। लेकिन एक चीज है कि पोटेंशियल तो हम वहां पे रखेंगे उतना ही। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, संख्या में नहीं परिवर्तन हुआ। ये ग्राफ बताएगा अभी कि इलेक्ट्रॉनों जो कैथोड के तल से उत्सर्जन होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अचानक गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसको रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा। इसका मतलब है निरोधी विभव का मान बढ़ गया। यानी कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा। मान लीजिए करंट यहाँ पे सैचुरेटेड करंट फिक्स थी और यहाँ से करंट का कुछ मान आएगा, जैसे पहले इस तरह का था, फिर उसको रोकने के लिए इतना निरोधी विभव, इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए फिर इतना लगाना पड़ा, यानी कि यहाँ पे V0 ये लगाना पड़ा, V02 लगाना पड़ा, V03। मतलब कहने का मतलब है कि तीव्रता आवृत्ति बढ़ाने से ये इनको रोकने के लिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें जो है ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ रहा है। हमें क्या है, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो उन्हें रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ रहा है, तब जाके वो रुक रहे हैं। इसका मतलब है कि आवृत्ति बढ़ाने से, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती और निरोधी विभव अर्थात निरोधी विभव का मान बढ़ जाता। लेकिन प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सैचुरेटेड करंट जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तीव्र आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति का इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर में कोई वृद्धि नहीं करता। वृद्धि जितना पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उतना ही अब भी उत्सर्जित हो रहे हैं, तभी तो ये कांस्टेंट है। लेकिन यह है कि जब हम आवृत्ति को चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जा रही है, जिन्हें रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब उनका निरोधी विभव भी बढ़ जाता है। तो अधिक इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाने पे ये दोनों बढ़ जाते हैं। वहीं पर प्रकाश वैद्युत धारा पे प्रकाश की आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से
आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, वही इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। विभव का मान बढ़ जाता है। जबकि प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि प्रकाश वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। जबकि प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। जबकि प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इतनी बात की है। तो निरोधी विभव का मान उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब वही निरोधी विभव और इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। वहीं प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर नहीं करती, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। मतलब इसका मान बढ़ाएंगे जैसे सैचुरेट पोजीशन पे पहुंच जाती है, वहां रोक करके हम प्रकाश की आवृत्ति चेंज करते हैं। तो जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि करंट को जीरो करने के लिए ये बढ़ते लगता है। तो इसका मतलब आवृत्ति बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती होगी, जिन्हें रोकने के लिए हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की या निरोधी विभव का मान डिपेंड करता है प्रकाश की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है। तो अभी हमारा एक चीज बचा हुआ है। अभी हम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे। अभी हमारा प्रकाश संवेदी पदार्थ पे कैसे कैसे निर्भर करते हैं, ये चीजें पढ़ना है। तो वो ज़्यादा खास नहीं है कि प्रकाश संवेदी पदार्थ पे, तो वो खास इसलिए नहीं कि प्रकाश संवेदी पदार्थ में क्या है कि अगर हम धातुएं रख देंगे, क्षार धातुएं रख देंगे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है। दृश्य प्रकाश गिराएंगे या पैरावैगनी गिरा देंगे तो और तेज़ी से होने लगेगा। गामा रेज, एक्स रेज गिराएंगे तो और तेज़ी से होने लगेगा। मतलब करंट का मान बढ़ जाएगा अगर हम पदार्थ जो है कैथोड अगर हम ऐसा लगाएं जो कि दृश्य प्रकाश के लिए ही सूटेबल हो, तो उससे करंट का मान बढ़ जाता है। ये कहने का मतलब तो सिंपल बात ये है। मेन वो ज़्यादा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तीन ही था: विभवांतर का प्रभाव, तीव्रता का और आवृत्ति का प्रभाव। तो हमने अब हालांकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अगला जो टॉपिक छूटा हुआ है इसका है वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कि इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ हर पदार्थ के लिए कहने का मतलब है कि निश्चित आवृत्ति रहती है तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगर प्रकाश की आवृत्ति उस मान से कम होती है तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिसको हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कार्यफलन क्या है, इससे में ये रिलेटेड है।
तो वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा अब आगे हम लोग पढ़ेंगे देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, और हमने चीज़ों को जो है क्लियर करने की कोशिश की है। हमारा प्रयास जो है कैसा लगा आपको, मतलब ये वीडियो कैसा लगा, आप इस चीज़ को कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आया होप कि आया होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया होगा, हमने सारी चीज़ों को स्पष्ट करके पढ़ाया है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरे वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।